1914 में यूरोप में टेंशन बहुत ज्यादा था। अलायंसेस और राइवलरीज का जाल बिछा हुआ था। कंट्रीज दो ग्रुप्स में बंटे हुए थे, ट्रिपल एंटेंट, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, और ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली। नेशनलिज्म और मिलिटरिज्म ने सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना दिया था। आर्म्स रेस ने कॉन्फ्लिक्ट की लाइक्लीहुड को और बढ़ा दिया। ऐसे में एक डेवस्टेटिंग वॉर का स्टेज सेट हो चुका था जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड के असैसिनेशन ने वर्ल्ड वॉर 1 को इग्नाइट कर दिया। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रो हंगेरियन थ्रोन के हेयर को साराजेवो में गवरीलो प्रिंसिप नाम के एक बॉस्नियन सर्ब नेशनलिस्ट ने गोली मार दी थी। यह एक्शन बॉल्कन्स के अंदर डीप पॉलिटिकल और एथनिक टेंशन्स का नतीजा था। ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी के सपोर्ट से सर्बिया को हार्श डिमांड्स के साथ एक अल्टीमेटम दिया। इसने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिससे हिस्ट्री के डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक शुरू हुआ। 20th सेंचुरी की शुरुआत में नेशनलिज्म यूरोप में एक पावरफुल फोर्स था। यह बिलीफ था कि जिन लोगों की लैंग्वेज, कल्चर और हिस्ट्री कॉमन है, उनका अपना नेशन होना चाहिए। यह आइडिया यूनिफाइंग और डिवाइसिव दोनों था। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में नेशनलिज्म अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के बीच टेंशन का एक सोर्स था। कई ग्रुप्स इंडिपेंडेंस या ज्यादा ऑटोनॉमी चाहते थे। बॉल्कन्स में नेशनलिस्ट मूवमेंट स्ट्रांग थे, जहां सर्बियन नेशनलिस्ट्स एक ग्रेटर सर्बिया बनाना चाहते थे। नेशनलिज्म ने जर्मनी और इटली जैसे यूरोपियन पावर्स के बीच राइवलरी को भी बढ़ावा दिया, जो खुद को प्रूव करना चाहते थे। लीडर्स ने अपने एम्बिशंस के लिए सपोर्ट पाने के लिए नेशनलिज्म का यूज किया। आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का असैसिनेशन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट से भड़का था। गावरीलो प्रिंसिप और उसके साथियों का एम बॉस्निया को ऑस्ट्रो हंगेरियन रूल से फ्री कराना था। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले इंपीरियलिज्म एक सिग्निफिकेंट फैक्टर था। यूरोपियन पावर्स कॉलोनीज अक्वायर करने और अपने एम्पायर्स को एक्सपैंड करने की रेस में लग गए थे। इस कंपटीशन की वजह से अक्सर दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका इसका एक प्राइम एग्जांपल है, जहां यूरोपियन कंट्रीज ने कॉन्टिनेंट को आपस में बांट लिया था। इससे कॉलोनाइजर्स के बीच और कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड पीपल के बीच टेंशन पैदा हुई। कॉलोनीज के लिए राइवलरीज फ्रिक्शन का एक कांस्टेंट सोर्स थी। एशिया में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे कंट्रीज ने कॉलोनीज और स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश किए। जापान भी एक इंपीरियल पावर के रूप में इमर्ज हुआ। इंपीरियल एम्बिशंस ने अक्सर यूरोपियन पावर्स को कॉन्फ्लिक्ट में ला दिया। कॉलोनीज को रॉ मटेरियल्स के सोर्सेज और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए मार्केट्स के रूप में देखा जाता था। इस इकोनॉमिक डायमेंशन ने नेशंस के बीच कंपटीशन और मिसट्रस्ट को और बढ़ावा दिया। 20th सेंचुरी की शुरुआत में मिलिटरिज्म यूरोप की एक डिफाइनिंग फीचर थी। नेशंस का मानना था कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्सेस एसेंशियल हैं, जिसकी वजह से एक आर्म्स रेस शुरू हो गई। जर्मनी ने काइजर विल्हेल्म दाई के नेतृत्व में एक पावरफुल मिलिट्री मशीन बनाई। जर्मन आर्मी दुनिया की सबसे फॉर्मिडेबल आर्मीज में से एक थी। नेवी का एक्सपेंशन हुआ, जिसने ब्रिटिश नेवल सुप्रेमेसी को चैलेंज किया। ब्रिटेन ने नेवल स्पेंडिंग बढ़ाकर और नए वॉरशिप्स डेवलप करके इसका जवाब दिया। फ्रांस और रशिया सहित अन्य कंट्रीज ने भी अपनी मिलिट्री फोर्सेस का एक्सपेंशन किया। आर्म्स रेस ने वॉर के बारे में एक इनेविटेबिलिटी का फीलिंग पैदा कर दिया। मिलिट्री प्लानर्स ने यह अस्यूम करते हुए स्ट्रेटजीज डेवलप की कि वॉर होना लाइकली है। मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस पर जोर देने की वजह से डिप्लोमेसी के जरिए कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना डिफिकल्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 का रास्ता की इवेंट से होकर गुजरा, जिन्होंने टेंशन्स को बढ़ा दिया। 28 जून 1914 और 4 अगस्त 1914 के बीच एक रीजनल क्राइसिस एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई। 28 जून 1914 को आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का साराजेवो में असैसिनेशन कर दिया गया।
ऑस्ट्रिया हंगरी ने 23 जुलाई 1914 को सर्बिया को एक अल्टीमेटम जारी किया। सर्बिया का रिस्पॉन्स अनसैटिस्फैक्टरी माना गया और ऑस्ट्रिया हंगरी ने बैटल ऑफ द मार्न वर्ल्ड वॉर 1 में एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट था। 6 सितंबर से 12 सितंबर 1914 तक लड़ी गई इस बैटल ने फ्रांस में जर्मन एडवांसेस के अंत का मार्क किया। इस बैटल में 20 लाख से ज्यादा सोल्जर्स शामिल थे और इसमें बहुत हैवी कैजुअल्टीज हुए। जर्मन आर्मी ने बेल्जियम और नॉर्दर्न फ्रांस में तेजी से एडवांस किया था। पेरिस पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन फ्रेंच और ब्रिटिश फोर्सेस ने खुद को रीग्रुप किया। जनरल जोसेफ जॉफ्रे के नेतृत्व में उन्होंने मार्ने रिवर के पास काउंटर अटैक किया। यह बैटल बहुत इंटेंस और केओटिक थी। दोनों साइड्स ने ट्रेंच वॉरफेयर का यूज किया। फ्रेंच और ब्रिटिश फोर्सेस ने जर्मन एडवांस को रोक दिया और उन्हें पीछे धकेल दिया। इस बैटल ने जल्दी जीत की जर्मन होप को खत्म कर दिया। इसने वेस्टर्न फ्रंट पर एक लॉन्ग और ब्रूटल स्टेलमेट की शुरुआत का मार्क किया। फरवरी से दिसंबर 1916 तक लड़ी गई बैटल ऑफ वर्डन वर्ल्ड वॉर 1 की सबसे लॉन्ग और ब्रूटल बैटल्स में से एक थी। यह बैटल नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस में हुई थी और इसमें जर्मन और फ्रेंच फोर्सेस शामिल थीं। वर्डन फ्रेंच नेशनल प्राइड का सिंबल था और इसका बचाव करना नेशनल ऑनर का मामला बन गया था। जर्मन स्ट्रैटेजी मैक्सिमम कैजुअल्टीज देकर फ्रांस को कमजोर करना था। बैटल की शुरुआत मैसिव जर्मन आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट से हुई। फ्रेंच डिफेंसेस को बहुत नुकसान पहुंचा था, लेकिन वे डटे रहे। वर्डन में फाइटिंग अपनी इंटेंसिटी और ब्रूटैलिटी के लिए जानी जाती है। दोनों साइड्स को भारी कैजुअल्टीज का सामना करना पड़ा। आर्टिलरी, मशीन गन्स और गैस के यूज ने सोल्जर्स के लिए हॉरिफिक कंडीशंस पैदा कर दी। बैटल के एंड तक दोनों साइड्स के 700,000 से ज्यादा कैजुअल्टीज हो चुके थे। जुलाई से नवंबर 1916 तक लड़ी गई बैटल ऑफ द सॉम वॉर की सबसे इनफेमस बैटल्स में से एक थी। इसमें ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस जर्मन आर्मी के खिलाफ लड़े थे। यह बैटल अपने इनॉर्मस कैजुअल्टीज और न्यू मिलिट्री टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के लिए याद की जाती है। बैटल की शुरुआत एलाइज द्वारा मैसिव आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट से हुई। वे जर्मन डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय करने और ब्रेक थ्रू करने की होप कर रहे थे। हालांकि बॉम्बार्डमेंट उतना इफेक्टिव नहीं था जितना प्लान किया गया था। जब इन्फेंट्री एडवांस हुई तो उनका सामना डेवास्टेटिंग मशीन गन फायर से हुआ। पहले ही दिन लगभग 60,000 ब्रिटिश कैजुअल्टीज हो गए। शुरुआती फेलियर्स के बावजूद बैटल कई मंथ्स तक जारी रही। एलाइज ने कुछ गेन्स तो किए, लेकिन ट्रेमेंडस कॉस्ट पर। टैंक्स, जो उस समय एक न्यू टेक्नोलॉजी थी, का यूज इस बैटल के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था। वर्ल्ड वॉर 1 का अंत 11 नवंबर 1918 को आर्मिस्टिस साइन होने के साथ हुआ। यह वॉर 4 साल से ज्यादा समय तक चला था और इसमें दुनिया भर के कंट्रीज शामिल थे। इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। लाखों सोल्जर्स और सिविलियंस मारे गए। 1919 में साइन की गई ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ने ऑफिशियली वॉर को एंड कर दिया। इस ट्रीटी ने जर्मनी पर कड़ी पेनल्टीज लगाईं। ट्रीटी का एम फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकना था, लेकिन इसने जर्मनी में रिजेंटमेंट पैदा कर दी। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि ट्रीटी की हार्श टर्म्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के राइज में कंट्रीब्यूट किया। वॉर की वजह से यूरोप में सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए। वॉर ने सोशल चेंज को भी बढ़ावा दिया। वर्ल्ड वॉर 1 की लेगेसी कॉम्प्लेक्स है। वर्ल्ड वॉर 1 ने नए मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया। टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स और केमिकल वेपन्स जैसे मस्टर्ड गैस ने वॉरफेयर को एक नए लेवल पे ले जाया। इन टेक्नोलॉजीज का डिटेल्ड ओवरव्यू और उनका इंपैक्ट यह इंफोग्राफिक्स में देखेंगे। टैंक्स ने बैटलफील्ड को चेंज किया, एयरक्राफ्ट्स ने रिकनेसेंस और एयर कॉम्बैट को इंट्रोड्यूस किया और केमिकल वेपन्स ने न्यू फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर क्रिएट किया। वॉर के एंड में ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई। यह ट्रीटी जर्मनी पे हैवी रेपरेशंस और टेरिटोरियल लॉसेस इंपोज करती है। इस ट्रीटी का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स को कैसे शेप करता है, यह डिटेल्ड एनालिसिस में देखेंगे। पोस्ट वॉर पीरियड में यूरोप के इकोनॉमी और सोसाइटी को काफी इंपैक्ट्स फेस करने पड़े।
इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, सोशल अपहीवल्स और पॉलिटिकल चेंजेस, ये सब एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। अब कुछ पर्सनल स्टोरीज और एक्सपर्ट इंटरव्यूज शेयर करेंगे। सोल्जर्स के फैमिलीज और हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव से हम वॉर के ह्यूमन इंपैक्ट को समझेंगे। ये पर्सनल अकाउंट्स और इंटरव्यूज व्यूअर्स को एक इमोशनल कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। विमेन और सिविलियंस ने वॉर के दौरान इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए। म्यूनिशंस फैक्ट्रीज में काम, मेडिकल सपोर्ट और अदर कंट्रीब्यूशंस को हाईलाइट करेंगे। इन रोल्स के बिना वॉर एफर्ट पूरा नहीं होता। ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अलावा भी कई पोस्ट वॉर ट्रीटीज और एग्रीमेंट साइन हुए। इनका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इन ट्रीटीज ने ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट किया। वॉर के कल्चरल इंपैक्ट को भी एक्सप्लोर करते हैं। लिटरेचर, आर्ट और सिनेमा जो इस पीरियड को रिफ्लेक्ट करती हैं, उनका ओवरव्यू देखेंगे। ये कल्चरल आर्टिफैक्ट्स वॉर के बाद की सोसाइटी और थॉट्स को शोकेस करते हैं। डिफरेंट वॉर मेमोरियल्स और रिमेम्बरेंस इवेंट्स को शोकेस करेंगे। वर्चुअल टूर्स के थ्रू व्यूअर्स को वॉर मेमोरियल्स और म्यूजियम्स का इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा। अब आपके फीडबैक और कमेंट्स को एड्रेस करते हैं। आपने जो क्वेश्चंस और सजेशंस शेयर किए हैं, उनको डिस्कस करेंगे और आपके व्यूज को वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स और सजेशंस शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।